हाँ, आज फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। उसी की बात करेंगे, पेयरिंग एनर्जी। और I'll give more question for practice. Don't worry, give more and more questions, ठीक है। आज मैंने डीपीपी शेयर की है, 2 डीपीपी शेयर की आज आपसे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो ठीक है, बुक में आप और क्वेश्चन जो है फिजिकल केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये जो सब टॉपिक है, हाँ बात करेंगे सारी बातें, ये इसके क्वेश्चंस आप फिजिकल केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी आप पढ़ रहे हैं कुछ बैचेस में, तो उसमें भी आपको ये थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे सर, ठीक है। उससे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं फिजिकल की बुक से, क्योंकि हमने ये बेसिक पार्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन लिया है। नहीं, नॉट माय बुक, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक से ही करेंगे, ठीक है। मेरी बुक से मैं आगे चैप्टर का क्वेश्चन उसके दूंगा। मेरी बुक से जो आप होमवर्क मिलेगा वो आगे वाले चैप्टर से मिलेगा, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। हाँ, तो वो चूंकि एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, एसपीडी क्या होते हैं, एसपीडीएफ कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, व्हाई वी आर फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल क्या होता है, इन सब चीजों को एक ब्रीफ बेस बनाने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेना पड़ता है। राइट राइट, नहीं तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको समझ में आ जाए कि ऑर्बिटल कहाँ से आया, ऑर्बिटल होता क्या है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा आजकल में, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट वी स्टार्ट पीरियोडिक टेबल, न्यू चैप्टर, ठीक है। ओके, चले ये स्टार्ट करें। मेरी आवाज आ रही सभी को? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल? ओके, चलिए। तो पिछली क्लास में मैंने बात किया था कि वहां पे फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने वहां पे बताया था फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड हेलो, आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस। तो फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल मैंने बताया था कब लगता है, उसकी कंडीशन क्या बताई थी। फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल पहली कंडीशन मैंने बताई थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होनी चाहिए, राइट। हाँ, नोट्स मिलेंगे ना, डेली का डेली में दे रहा हूँ। अभी कुछ समय बाद आपको मैं प्रिंटेड नोट्स दूंगा, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हैं उसके प्रिंटेड नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ाया है। हाँ, प्रिंटेड नोट्स में शेयर करूंगा आप सभी को, ठीक है, थ्योरी का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला केस ये है कि वहां पे एक पहली कंडीशन क्या बताई थी, देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। तो देयर पहली कंडीशन क्या है फुलफिल्ड हाफ फिल्ड होने की, देयर मस्ट बी डेफिशिएंसी ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होनी चाहिए, तभी फुलफिल्ड हाफ फिल्ड लगेगा, ठीक है। जब ये केस आएगा तो दूसरा पॉइंट का कैसे वो फुलफिल्ड हाफ फिल्ड
अक्वायर होता है 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, तो उस केस में कैसे होगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। कहां से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल ऑफ नियर मोस्ट सबशेल, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। कहां से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर मोस्ट, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर मोस्ट सबशेल, 1 electron from nearmost subshell of higher energy level। ये मैंने पिछली क्लास में शेयर किया था, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरमोस्ट, आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरमोस्ट सबशेल ऑफ हायर एनर्जी लेवल कहां पे आएगा, कम टू नियरमोस्ट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल कम्स टू डी एंड एफ सबशेल। डी एंड एफ सबशेल में ही क्यों आएगा, क्योंकि n+l रूल ये कहता है जब डी एंड एफ सबशेल के कॉन्फ़िगरेशन होता है तो उससे पहले हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है, मतलब s में जाता है, और f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन d में जाता है। तो हायर एनर्जी लेवल पे इन सबशेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि s एंड p में हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यही कारण है कि s एंड p सबशेल में फुलफिल्ड हाफ रूल नहीं लगता। एस में तो कभी पार्शियल फिल्ड होगा नहीं, एस के दो ही केस होते हैं, या तो S1 होगा या S2 होगा। पी में P2 या P5 कॉन्फ़िगरेशन पे फुलफिल्ड हाफ रूल लगना चाहिए, लेकिन लगता इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं होते। इलेक्ट्रॉन जब भी प्रेजेंट होते हैं वहां पे लोअर टू हायर जाना पड़ेगा, राइट, क्लियर। और लोअर टू हायर जब इलेक्ट्रॉन हम ले जाएंगे तो फिर वो सिस्टम में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और सिस्टम में एनर्जी जब हम देते हैं तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को अटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लोअर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे फुलफिल्ड हाफ रूल किस लिए होता है, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। किस लिए लगता है, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। स्टेबल तो है ये, और ज्यादा स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, राइट। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वहां एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, फिर वो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर मोस्ट सबशेल, जो उसके पास का सबशेल होगा लेकिन वो हायर एनर्जी लेवल का होना चाहिए, कम्स टू डी एंड एफ सबशेल ऑफ इनर शेल। डी एंड एफ सबशेल कहां होगा, ऑफ इनर शेल। इनर शेल मतलब इनर शेल लोअर एनर्जी लेवल पे होगा, तो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज जब सिस्टम से एनर्जी निकलेगी तो सिस्टम एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा, तो पहले के कंपैरिजन में वो मोर स्टेबल हो जाएगा। तीसरा केस, ये रूल जो है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल to S and P block element, ठीक है। S and P block element due to absence of electron, due to absence of electron at high energy level, at higher energy level, right। तो ये केस है। अब इसमें कहते हैं ऐसा क्या हो जाता है जिसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, वाई फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और एक्स्ट्रा स्टेबल, उसके पीछे कॉज क्या है। तो इसके दो रीजन होते हैं। एक हम कहते हैं यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी की एग्रीगेट वैल्यू बढ़ जाती है, टोटल वैल्यू। तो ये दोनों एनर्जी क्या होती हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी,
पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? जब किसी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराते हैं, जैसे कोई ऑर्बिटल है, कोई ऑर्बिटल एस है, पी है, डी है, तो उसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो होता क्या है, जब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होता है। तो कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा? राइट, अपोजिट स्पिन में ये क्या फील करेगा? रिपल्शन को बोलेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मोर रिपल्शन आएगा। और ये अट्रैक्शन को फेवर करेगा, अपोजिट स्पिन। ठीक है, अगर सेम चार्जेस अपोजिट स्पिन में होंगे तो अट्रैक्शन में होंगे। तो स्टेबिलिटी किधर आ रही है? अपोजिट स्पिन में। इसीलिए कहते हैं ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पिन में जा सकता है, लेकिन दूसरा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट स्पिन में जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। राइट, तो ये जो बात मैंने आपको बताई, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब दो, ये अट्रैक्शन है, तो हम कहते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन क्लोज आते हैं तो उनमें हमें क्या करना पड़ेगा? रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी उनको पेयरिंग करने के लिए। तो दो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने में जो हम वर्क डन करते हैं, जो एनर्जी देते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नेम्ड एज पेयरिंग एनर्जी। तो इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? दो। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू पेयर अप टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इन एन ऑर्बिटल में टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अब देखिए, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है तो साइन इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? रिक्वायर्ड एनर्जी को प्लस साइन से बोलते हैं और रिलीज एनर्जी माइनस साइन। तो क्या होगा? दैट्स व्हाई इट ऑलवेज कैरी पॉजिटिव साइन, इट ऑलवेज कैरी पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, राइट। जैसे जितने भी, जैसे मैं बोलूंगा पी, ये आपका सबशेल है, इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन को बोला तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे डाल दिया 1 2 3 सपोज 4 5। तो इसमें पेयर कितने हुए? हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? तो एक पेयरिंग में एनर्जी पी है, तो टू अमाउंट की एनर्जी 2p, और साइन क्या आएगा? प्लस। मतलब दो p अमाउंट की एनर्जी हमने सिस्टम में ऐड करनी पड़ेगी। राइट, क्लियर? और साइन प्लस आएगा। जैसे यहीं पे अगर हम बोले, ठीक है, तो इसके लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें, एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन में दिया तो इसकी प्लस पेयरिंग एनर्जी। पी सबशेल में अगर हमने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे +3 पेयरिंग एनर्जी आएगी। डी ऑर्बिटल में अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को बोला 1 2 3 4, और इसमें हमने 1 2 3 4 5, 0 पेयरिंग एनर्जी, लेकिन हमने 6 बोला तो यहाँ पे क्या होगा? +1 पेयरिंग एनर्जी। 7 पे कितना हो जाएगा? D6 कॉन्फ़िगरेशन में एक पेयरिंग एनर्जी आएगी। यहाँ पे P5 6 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे S2 कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर हमने यहीं पे D10 कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो D10 कॉन्फ़िगरेशन पे पेयरिंग एनर्जी, अब 10 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये डाउनवर्ड जाएंगे, कितने आ गए? 5 पेयरिंग एनर्जी। तो इट विल बी प्लस साइन के साथ क्या आएगा? 5 पेयरिंग एनर्जी, 5p। ठीक है, लेस देन 5 या लेस देन 5 में पेयरिंग एनर्जी 0 आएगी, क्योंकि वहां पे कोई पेयर नहीं आएगा। जैसे अगर हम डी ऑर्बिटल में, डी सबशेल में 5 या 5 से कम इलेक्ट्रॉन करेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हमने
पी सबशेल कर दिया, पी सबशेल में P3 कॉन्फ़िगरेशन, तो P3 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, जीरो पेयरिंग एनर्जी, जीरो पेयरिंग एनर्जी, राइट? क्लियर, बात समझ में आई? तो अब दूसरी जो एनर्जी आती है दैट इज नेम्ड एज, जब जीरो पेयर होंगे तो पेयरिंग एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि आपने पेयर जब बनाया नहीं तो सिस्टम में पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई तो वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हुई, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। फिजिक्स में कहते हैं एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो प्लस साइन के साथ, जो रिलीज होती है वो माइनस साइन के साथ। पी इज नॉट कांस्टेंट, इट, वो अलग अलग पेयरिंग एनर्जी हर सिस्टम के लिए अलग अलग आएगी, उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी जो इसमें एनर्जी आती है वो हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी को यहाँ पे आप प्लस पी भी लिख सकते हैं, एक पेयर में एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो प्लस पी, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा एक्सचेंज एनर्जी क्या होगी, जब होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि P, जैसे हम बोलते हैं P सबशेल, P सबशेल में हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। P सबशेल हमने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 2 3। तो क्या होता है, ये जब डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं तो डीजनरेट ऑर्बिटल में एक्सचेंज पेयर भी हो सकते हैं। कैसे एक्सचेंज होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है। जैसे इसको आप देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें तो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन को हम, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन को हम हटा के यहाँ कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। तो कहने को मतलब ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सचेंज कर सकता है। तो पर एक्सचेंज जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो रिलीज हो रही है, इसलिए साइन माइनस आएगा, ई एक्सचेंज एनर्जी का अमाउंट है। इट ऑलवेज कैरी माइनस साइन, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे हम बोलते हैं कितने एक्सचेंज बनेंगे, अगर आपसे बोला जाए इस पी सबशेल में जरा एक्सचेंज बताइए कितने बनेंगे, राइट। इसको अगर हम देखें एक एग्जांपल के तौर पे, अगर इसको देखें पी सबशेल 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। तो इस इलेक्ट्रॉन का बाकी 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कितने होंगे, या इससे एक्सचेंज हो सकता है, दूसरा इससे एक्सचेंज हो सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के 3 एक्सचेंज पेयर बने, सॉरी 2, 3, इस इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज 2 बन रहे हैं, राइट। इस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज एक इधर से होगा और एक इधर से होगा, ये वाला ऑलरेडी 2 में इंक्लूडेड है। तो आगे जो बाई लेफ्ट साइड वाला एक्सचेंज ऑलरेडी 2 में इंक्लूड हुआ, तो ये वाला एक्सचेंज हम हटा सकते हैं, ये वाला एक्सचेंज हम हटा सकते हैं। तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्सचेंज होंगे, लेकिन एक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए एक्सचेंज जो आएगा दूसरे के लिए एक और आएगा। एक्सचेंज कितने हुए, इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एक्सचेंज की बात करोगे तो ये पीछे वाले होंगे, एक ये होगा, दूसरा होगा जो ऑलरेडी 3 में इंक्लूडेड है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंज कितने बने, 3 एक्सचेंज बने। एक इलेक्ट्रॉन आगे के राइट साइड के 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर सकता है, इसका इससे एक्सचेंज हो सकता है, इसका इससे एक्सचेंज हो सकता है। बीच वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट दोनों के इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन राइट वाला एक्सचेंज काउंट होगा, लेफ्ट वाला ऑलरेडी इसके साथ काउंट है ना, फर्स्ट वन के साथ। चाहे हम ए का बी से करें या सेकंड का इससे करें, बात तो वही है। एक्सचेंज हम ए को बी से कराएं या बी का ए से कराएं, एक ही बात तो काउंटिंग लेंगे, राइट। तो इसीलिए वहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज है वो राइट साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ काउंटिंग में है, लेकिन लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन के साथ काउंटिंग में नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट वाला ऑलरेडी इसके
साथ 2 एक्सचेंज में आ गया। तो कितने एक्सचेंज आए? 3 एक्सचेंज आए। ऐसे डी ऑर्बिटल की अगर बात करें, डी सबशेल 1 2 3 4, ये डी सबशेल है। डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन डी जनरेट होंगे। ये p3 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इसके लिए ये p3 कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यहीं पे अगर हम इसके लिए बोले d5 कॉन्फ़िगरेशन, d5 कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे तो 1 2 राइट। हाँ, कितने एक्सचेंज पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 5। जब इसके एक्सचेंज पेयर बनाइए तो इस इलेक्ट्रॉन का कितने एक्सचेंज पेयर बनेंगे? एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा। 4 एक्सचेंज पेयर इससे बने। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो 4 और बनेंगे, लेकिन 4 में जो लेफ्ट वाला है एक एक्सचेंज वो हट जाएगा। फिर इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 ही बनेंगे, लेकिन 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड वाले 2 हटा दीजिए, राइट वाले 2 काउंटिंग में आएंगे। इस इलेक्ट्रॉन के लिए 4 बनेंगे, एक राइट साइड 3 लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले ऑलरेडी इनमें इंक्लूड हो गए इसलिए 1 आएगा। और इसके लिए सारे लेफ्ट साइड चारों इसी में काउंट हो गए। तो कितने एक्सचेंज बने हैं? 10 एक्सचेंज। 10 एक्सचेंज बने। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब क्या हो रहा है कि एक्सचेंज एनर्जी क्या बोलती है कि 2 इलेक्ट्रॉन पर एक्सचेंज में जितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, एक एक्सचेंज में 2 इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे वो एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी कहलाएगी। D10 में क्या होगा? D5 ऊपर है और 5 इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन से 10 और डाउनवर्ड से 10, 20 एक्सचेंज आ जाएंगे। राइट। जैसे अगर हम इसी में डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें, जैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें D10 कॉन्फ़िगरेशन में, तो 1 2 3 4 5। इसके लिए कितने एक्सचेंज हो गए? अपवर्ड डायरेक्शन के लिए 4, फिर इसके लिए 3, फिर 2, फिर 1। ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। और अपवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड में क्या होगा? ये नीचे जाएगा, 1 2 मतलब 5 6 7 8 9 10। तो जब ये एक्सचेंज करेगा तो अपवर्ड इलेक्ट्रॉन अपवर्ड के साथ एक्सचेंज होगा और डाउनवर्ड डाउन के साथ करेगा, तो इसके भी वही यहाँ पे 4 आएंगे डाउनवर्ड के साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? तो अपवर्ड डायरेक्शन में 20। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो आएंगे वो, अब आप देख लीजिए, ऐसे ही कर दिया मैंने। तो ये इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो डाउनवर्ड के लिए भी ऐसे ही आएंगे, 4 + 3 + 2 + 1 फॉर डाउनवर्ड। डायरेक्शन। तो इधर अपवर्ड के लिए -10 हो गए, मतलब 10 ये हो गए। माइनस तो हमने वो केवल उसका साइन के लिए लगाया है। तो क्या हुआ? इसके लिए अगर बोलेंगे 10E, 10 एक्सचेंज अपवर्ड के लिए। राइट। ये डायरेक्शन आएगा। तो अगर हम दे रहे हैं तो इसके लिए 10E अपवर्ड के लिए एक्सचेंज और 10 डाउनवर्ड के लिए एक्सचेंज। टोटल कितने हुए? 20 एक्सचेंज। बात समझ में आई? दोनों को ऐड कर दीजिए तो D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सचेंज कितने आएंगे? ध्यान रखेंगे जब एक्सचेंज करेंगे तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम।
राइट। स्पिन सेम होनी चाहिए। आप अपवर्ड एरो का एक्सचेंज डाउनवर्ड के एरो के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। हाँ माइनस होगा, अभी मैं एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 20 एक्सचेंज होंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पर एक्सचेंज एनर्जी अगर हमारी ई है तो 20 एक्सचेंज में एनर्जी 20 माइनस साइन, ये 20 ई एनर्जी हो गई एक्सचेंज की। इसके लिए 10 एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज में एनर्जी कितनी है ई, तो 10 एक्सचेंज में एनर्जी 10 ई माइनस साइन के साथ 10 ई अमाउंट की एक्सचेंज एनर्जी होगी। यहाँ पे 3 एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज में एनर्जी ई है तो 3 एक्सचेंज में एनर्जी 10 ई माइनस साइन क्या होगा, किसको बताएगा, दैट वुड गिव रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी बोलें तो क्या हुई, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें, राइट, अगर हम इसी एक्सचेंज एनर्जी को डिफाइन करें तो क्या होगा, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन वन एक्सचेंज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, इट इज amount of energy released one exchange pair of electron, क्लियर। तो अगर ई अमाउंट की एनर्जी एक्सचेंज होगी तो वहां पे क्या होगा, उसी के रेस्पेक्ट में आएगी, क्लियर। ये पिछली क्लास में के नोट्स मैंने शेयर किया था, उसमें लिखा भी है, आपने पढ़ा हो तो, राइट। amount of energy released in one exchange pair of amount, so it is amount of energy released in one exchange pair, in one exchange pair of electron within degenerate orbital, orbital degenerate मतलब same energy level पे होनी चाहिए, within degenerate orbital, so it is amount of energy released in one exchange pair of electron within degenerate orbital, degenerate मतलब with same energy level, with same energy, right, with same energy is called exchange energy. It always carry कौन सा साइन आएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है तो, एनर्जी रिलीज हो रही है तो साइन क्या आएगा, निगेटिव, निगेटिव साइन, राइट। बात समझ में आई। तो अगर हम पी सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बताएं कितने आएंगे, P1 के लिए एक्सचेंज 0, 1 इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज नहीं आएगा। P2 कितने एक्सचेंज आएंगे, 1 आएगा ना। P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने एक्सचेंज पेयर आएंगे, तो कितने आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये 2 एक्सचेंज फिर 1, बस यही आएगा। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी आएगी, -3, राइट। समझ में आई बात। ऐसे ही यहीं पे अगर हम 1 2 3 4 D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सचेंज 0, D2 के लिए 1, D3 के लिए एक्सचेंज 3 आ जाएगा, फिर D4 के लिए एंड D5। तो अगर D5 के लिए करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए कितने, 4 एक्सचेंज आए, फिर अगले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए 4 आएंगे लेकिन लेफ्ट वाला एक छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट के लिए भी 4 आएंगे, 2 लेफ्ट 2 राइट, लेकिन राइट वाला काउंट करेंगे, लेफ्ट वाला ऑलरेडी एक्सचेंज काउंटिंग में है, फिर 1, और टोटल एक्सचेंज कितने आ गए, दैट इज 10 ई अमाउंट से एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है, बोलिए। नेगेटिव, जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव साइन देते हैं, जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो प्लस साइन देते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि जैसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन D5S1 क्यों लिखते हैं, इसको जरा देखेंगे।
तो क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो जेड आपका 24, कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18, ठीक है, 3D 5 4s1। स्टेप में अगर हम देखें तो ऐसे दिखते हैं, 3D 5 के बाद 19 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, s में, ठीक है, s में 2, फिर 3D 4, लेकिन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका s का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होकर आ जाएगा, D5 हो जाएगा, और ये s खुद क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि यहाँ पे राइट, अब ये S1 हो जाएगा। अब ये कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है देन D4S1, राइट। ऐसा क्यों, इसका क्या देखिएगा, ये हम बोलते हैं कि D5S1 केवल आउटर कॉन्फ़िगरेशन पर ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, और D4S2 ये लेस स्टेबल है। ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल बोल रहे हैं, ये लेस स्टेबल बोल रहे हैं, स्टेबल तो है लेकिन D5S1 के कंपेरिजन में कम स्टेबल है। जब इसको दोनों को कंपेयर करिए, इस बात को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, ठीक है, तो ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसका देखिए, इसमें अगर हम D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एंड 4s1 ऐसे है ना, 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 1 2 3 4, D5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 1 2 3 4 5, ये तो हुआ। दूसरा जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, जिसमें D4 एंड S2, ये हमने नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम बोलते हैं ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो अगर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या होगी, 1 2 3 4, और S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। तो वहां पे कहते हैं कि जो यहाँ पे ये तो कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे दिखा दिए आपको, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको दिखाए हैं, इन दोनों को जब कंपेयर करिए विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी, तो अगर हम इसके एक्सचेंज पेयर निकाल लें, इस इलेक्ट्रॉन के कितने एक्सचेंज पेयर बनेंगे, राइट साइड में कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, 4, फिर कितने आएंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 3, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 2, फिर 1, इसके लिए एक्सचेंज पेयर कितने आ गए, एक एक्सचेंज में एनर्जी E है, तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, 0 पेयरिंग एनर्जी। तो एग्रीगेट वैल्यू हमारी क्या हुई टोटल, अगर हमने इसको बता दिया, टोटल एनर्जी क्या आई, टोटल एनर्जी एग्रीगेट वैल्यू -10E, यही तो आई। पेयरिंग एनर्जी 0 है क्योंकि वहां पे कोई पेयर नहीं है। यहाँ पे जा निकालिए, इसमें एक्सचेंज पेयर निकालिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कितने एक्सचेंज बने, 3, अगले इलेक्ट्रॉन के लिए 2, फिर 1, एक अमाउंट की एनर्जी E है, तो यहाँ पे 6E अमाउंट की एक्सचेंज एनर्जी प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी भी आएगी। क्यों 1 पेयरिंग एनर्जी आएगी, 1 पेयर इज देयर। एक्सचेंज एनर्जी में वहां पे हम, राइट, एक्सचेंज एनर्जी में हम और पेयरिंग एनर्जी का टोटल याद निकालिए, कितना आया, -6E + P। अब जब देखिए एग्रीगेट वैल्यू को कंपेयर करिए, इसमें 10E अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई है सिस्टम से, इसमें 6E अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई प्लस P अमाउंट की एनर्जी ऐड भी हुई है। तो किस सिस्टम में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, फर्स्ट वन या सेकंड वन, किस सिस्टम से ज्यादा एनर्जी निकली, फर्स्ट वन से। जिस सिस्टम से जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। That's why first configuration is extra stable than second one configuration। बात समझ में आई।
बात समझ में आई? तो इसीलिए कहते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है कि उसका एक्सचेंज एनर्जी एग्रीगेट वैल्यू मोर नेगेटिव है। इसीलिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्रोमियम में तो फुलफिल्ड हाफ फिट रूल लगाते हैं। तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हम D4S2 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? D5S1। समझ में आई बात सबको? नंबर सिस्टम पे -10 और -OS में देखना है, माइनस एनर्जी को रिलीज करता है, तो 10E अमाउंट मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम सिस्टम। तो माइनस साइन मतलब एनर्जी रिलीज होना, तो 10E अमाउंट से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें 6E अमाउंट से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज हुई? 10E अमाउंट से, और प्लस उसमें पेयरिंग एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं एडिशनल एनर्जी ऐड भी हुई है। तो एनर्जी कंटेंट किसका ज्यादा है? सेकेंड वन का। जिसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एटम एंड मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है? एटम एंड मॉलिक्यूल में कौन ज्यादा स्टेबल है? मॉलिक्यूल। व्हाई मॉलिक्यूल इज स्टेबल? बिकॉज इट हैज बॉन्ड, एंड बॉन्ड में हमेशा अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड से एनर्जी मॉलिक्यूल कम कर लेता है, इसीलिए कहते हैं मॉलिक्यूल एटम से ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज इट हैज लेस एनर्जी कंटेंट देन एटम। इसलिए रिएक्टिव जो होता है वो एटम होता है, बिकॉज इट हैज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई एटम इज रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल देन मॉलिक्यूल। बात समझ में आई सभी को? क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं कॉपर का, ठीक है? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बोलें Z29 होता है, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18 ये आएगा, आर्गन 18 आया। फिर इसके बाद 19th इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? S2 में जाएगा, और फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन D9 जाएंगे, राइट? एनर्जी कंटेंट जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक डिफिशियंसी है, डी में और हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, और ये D10 हो जाएगा, ये D10 हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये, राइट, ये जो होगा वो 1 आएगा। बोलिए। हेलो, क्लियर? बात समझ में आई? तो अब इस केस में, इसके अगर हम दो केस देखें तो एक हम करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 3D10 4S1, ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर हम दूसरा लिख रहे हैं जो लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 3D9 एंड 4S2, दो कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बोलते हैं लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये, क्योंकि इसमें एग्रीगेट वैल्यू फर्स्ट वन में, राइट? तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो एग्रीगेट वैल्यू फर्स्ट की ज्यादा आएगी, सेकंड वन की कम आएगी, मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू इसकी आएगी। मोर नेगेटिव वैल्यू का मतलब ज्यादा एनर्जी निकलना सिस्टम से, राइट? तो अगर हम इस चीज को देखें तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये क्या आएगा? राइट? तो और इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें D9 एंड इसमें, चलो इन दोनों में अगर हम देखें, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4, D10 कॉन्फ़िगरेशन 4S1, S1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, D10 का मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा? 10 किसके लिए आएंगे? अपवर्ड के लिए, और 10 डाउनवर्ड के लिए। आएंगे नहीं आएंगे? ये अपवर्ड इलेक्ट्रॉन और ये 10 डाउनवर्ड के लिए आएंगे, राइट? तो
पर एक्सचेंज एनर्जी कितनी हुई E, पेयरिंग एनर्जी कितनी हुई, इसमें पेयरिंग एनर्जी कितनी हुई 5p, पेयर 5 है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए बोलें तो इसमें 3d9 एंड 4s2 1, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें s2। तो डी जनरेट ऑर्बिटल में एक्सचेंज पेयर निकालते हैं तो इसमें कितने हुए, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए 10 हुए, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए 3, पहले के लिए 3 डाउनवर्ड है, फिर 2 फिर 1 तो 6 हुए। पर एक्सचेंज एनर्जी 3 हुई, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन और ये अपवर्ड के लिए अपवर्ड इलेक्ट्रॉन, ये डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें 16 ई अमाउंट की एनर्जी प्लस पेयर इसमें कितने 4 और ये एस के मिला के 5, तो पेयरिंग एनर्जी तो इक्वल हो गई। तो इसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें कितनी आई, इसकी एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे अगर बोलें तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसकी एग्रीगेट वैल्यू अगर हम निकालें तो ये कितना हो गया, माइनस कितनी वैल्यू आ गई 20E प्लस 5p, राइट। इसके लिए अगर हम निकालें वैल्यू कितनी आ गई, इसके लिए ये वैल्यू देखिए कम आएगी, दैट इज 16E एक्सचेंज एनर्जी प्लस 5p। अब देखो दोनों सिस्टम में 5p अमाउंट से एनर्जी ऐड हो रही है, ये 5p अमाउंट से एनर्जी प्लस साइन इसमें भी ऐड हो रही है, लेकिन निकल हो रही है इसमें 20E अमाउंट से, इसमें निकल रही है 16E अमाउंट से। 5 पेयर हैं तो 5p होगी, इधर भी 5 पेयर हैं। पूरे सिस्टम में पेयर कितने हो गए अगर इस आउटर शेल की बात करें, राइट। तो इधर भी 5 पेयर, इसमें भी 5 पेयर, राइट, है ना, इस पूरे सिस्टम में। तो पेयरिंग एनर्जी तो इक्वल हो गई, लेकिन जो रिलीज एनर्जी है वो ज्यादा किसमें निकल रही है, हाँ एक्सचेंज में हमें डीजनरेट ऑर्बिटल लेना है, पेयरिंग में डीजनरेट की बात नहीं की है। जब आप एक्सचेंज देखेंगे तो उसी इलेक्ट्रॉन को लेंगे जो ऑर्बिटल उसके साथ सेम एनर्जी लेवल पे होगा। हमने एक्सचेंज में एस का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया है 4s का, क्योंकि वो सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है, वो डीजनरेट नहीं है विद 3d। लेकिन हम पेयरिंग की जब बात करेंगे तो सिस्टम में जितने पेयर हैं वो ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जब हमने एक्सचेंज की बात की केवल डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन ही हमने लिए हैं, एस के साथ हमने एक्सचेंज नहीं लिया क्योंकि एस इज नॉट एट सेम एनर्जी लेवल, राइट। डीजनरेट ऑर्बिटल में ही एक्सचेंज लेना है, राइट। तो अब अगर इसमें देखें तो विच वन इज मोर स्टेबल, अगर इन दोनों में देखें तो विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट वन और सेकंड वन में कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वन। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ये क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आई। और दूसरा एक और रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे देखिए इसमें डी ऑर्बिटल है, 5 डी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे के देखिए 5 ऑर्बिटल में 4 में 2-2 इलेक्ट्रॉन है और 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा रीजन क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो इस सबशेल में सभी ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके सबशेल में एक ऐसा ऑर्बिटल आएगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आएगी, बाकी में 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें सिमेट्रिकल है, किसमें सिमेट्रिकल है, D10 में। D9 में चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इन 3D स्पेस अनसिमेट्रिकल है। तो ये चार्ज डेंसिटी अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सभी में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एस में तो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, एस तो शेप में ही सिमेट्रिकल है,
स्फेरिकल शेप है तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होगी, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो। तो दो रीजन है जिसमें बोलते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आती है। पहला रीजन, टू रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। पहला, मोर एग्रीगेट वैल्यू of exchange energy and pairing energy। जो अभी मैंने एग्रीगेट वैल्यू निकाल के बताई, दोनों का समेशन किया था, तो एक्सचेंज एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ, पेयरिंग एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ, इनका एग्रीगेट वैल्यू जिसमें मोर नेगेटिव होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी distribution of electron density in 3D space। outside nucleus। ठीक है, तो अब इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, एक्स वाई along x y and z direction, along x y and z direction। अब मैंने अब ये वैल्यू जैसे आपको बताई, क्रोमियम के केस में क्या था, क्रोमियम के केस में Z24, ठीक है। तो ये हमने जो देखा आर्गन 18 3d5 4s1, तो इस केस में जो वैल्यू आई वो ज्यादा निगेटिव थी, राइट। तो और इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर आप देखोगे तो D5 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होगी, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें S1 है, और दूसरा जो हमने लिया था D4 3d4 एंड S2। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो 5 सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। S तो हमेशा स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल ही रहेगा, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ पे जब करेंगे तो ये राइट, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सिमेट्रिकल है S, लेकिन डी सिमेट्रिकल नहीं है। दूसरी एक्सचेंज एनर्जी का भी हमने देखा, इसमें 10 अमाउंट की एक्सचेंज एनर्जी है प्लस 0 पेयरिंग एनर्जी। इसमें हमने बोला कितने अमाउंट की एक्सचेंज एनर्जी है, 6 अमाउंट की एक्सचेंज एनर्जी, राइट। एग्रीगेट मीन टोटल, एग्रीगेट टोटल, इंग्लिश वीक है क्या। नेक्स्ट, तो ये जो है, तो अब देखिए इस केस में अगर हम बोलें तो ये वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। एस में तो हमेशा सिमेट्रिकल ही होगी, क्योंकि एस का एक दो ही केस है, या तो S1 होगा या S2 होगा, और एस आपस स्फेरिकल शेप में होता है, स्फीयर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलोंग एक्स वाई इन जेड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो अनसिमेट्रिकल होगी, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एग्रीगेट वैल्यू भी इसमें ज्यादा है, राइट। ये एग्रीगेट वैल्यू भी इसकी मोर नेगेटिव वैल्यू है, -10E, एक्सचेंज एनर्जी 0 पेयरिंग एनर्जी, दैट वुड बी मोर देन 6E। क्लियर। दूसरा केस मैंने आपको बताया था कॉपर के केस में, कॉपर अगर यहाँ पे करेंगे तो कॉपर के केस में Cu, जहां पे Z29 है। अब यहाँ पे जो आएगा वो वैल्यू अगर हम देखें तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिखा, दैट इज 10s1। अब यहाँ पे जब करेंगे 10s1 तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज 10, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगी ये वैल्यू D9
राइट राइट। इसमें एक पेयरिंग एनर्जी भी ऐड होगी, ये जो क्रोमियम के केस में 10e प्लस इसमें एक पेयर भी ऐड होगा, राइट। पहले वाले में क्रोमियम वाले केस में, ठीक है, यहाँ पे प्लस पी भी कर लेना, राइट। पिछली क्लास में बताई था। अब जब इसमें जब 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इसमें डाउनवर्ड भी आएंगे, ठीक है, और ये S1 रहेगा। अब इसमें क्या हुआ, ये 10 तो डाउनवर्ड हो गए, 10 अपवर्ड हो गए, 20 प्लस 5p एनर्जी हो गई। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 5 6 7 8 9, राइट। तो इसमें भी वही रहेगा 10 अपने, अब 10 अपवर्ड हो गए और 6 डाउनवर्ड हो गए, साइन इसका नेगेटिव आएगा, प्लस 5p ये वैल्यू आएगी, राइट, 5p। तो इसकी जो वैल्यू टोटल आई 20e प्लस 5p, इसकी माइनस 16e प्लस 5p। किसकी एग्रीगेट वैल्यू ज्यादा है, फर्स्ट वन की। और दूसरी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन, और यहाँ अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो दो रीजन होते हैं जिसके बेसिस पे बोलते हैं कि यहाँ पे फुलफिल्ड हाफ रूल लगता है, लेकिन एस और पी में कभी नहीं लगेगा, राइट। एस एंड पी में कभी नहीं लगेगा क्योंकि एस और पी में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर नहीं होते। तो जैसे हम हेलोजन की बात करते हैं तो किसी भी हेलोजन में आप देख लो, जहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, जो भी है व्हाटएवर। अब क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखते हैं तो नियॉन 10 3s2 3p5 लिखते हैं, क्योंकि 4s हायर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, तो फुलफिल्ड रूल इज नॉट एप्लीकेबल, फुलफिल्ड रूल इज नॉट वैलिड हियर, नॉट वैलिड हियर। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसे ही कार्बन का केस अगर हम देख लें तो कार्बन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। आप कहते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, हाफ फील्ड रूल नॉट वैलिड। क्यों? हाफ फील्ड रूल इज नॉट वैलिड। हाफ फील्ड रूल इज नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे पी ब्लॉक में वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं है। तो जैसे जितने भी केस हैं, कॉपर है, सिलिकॉन है, ये सब जितने भी, ऑल पी ब्लॉक लेवल, राइट, क्लियर। तो जब भी फुलफिल्ड हाफ फील्ड रूल लगेगा एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट में लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं हेंस फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड and half filled rule is valid in D and F subshell only, not P and S subshell. S में तो कभी पार्शियल फील्ड आएगा ही नहीं, और P में हो सकता है, लेकिन P में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये मैंने की ऑल अबाउट फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड रूल, ठीक है। पिछले मैंने क्वेश्चंस जो आपके लिए थे वो डिस्कस कर लेता हूँ। पिछले कहाँ तक डिस्कशन हुआ था डीपीपी में? डीपी में कहाँ तक हुआ था डिसीजन? 10 तक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं।
इसमें 7 तक मैंने डिविम्बर 7 तक ले लिए थे, डिविम्बर 2 के क्वेश्चंस। 1 तो हो गया था, राइट? 2 में 7 तक हो गया था। 9 में क्वेश्चन, इसमें 9 में जो मेरे पास नोटेड है 4 क्वांटम नंबर्स, राइट? इसमें 7 का मैंने ले लिया था, नहीं लिया था। डिविम्बर 2 कहाँ तक हो गया था? इसमें 7 तक हो गया था, ठीक है। 1 ले लिया था मैंने, 2 ले लिया था, 3 ले लिया था, 4 भी हो गया था, 5 भी हो गया था, 6 में अगर हम देखें विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्बिटल डिस्क्राइब द पाथ, ये भी ले लिया था मैंने, बताया था ऑर्बिटल पाथ को डिस्क्राइब नहीं करता बल्कि प्रोबेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट, 7th क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन विच इंटरेस्ट एन एलिमेंट आर, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो विच ब्लॉक ऑफ दिस पीरियडिक टेबल बिलोंग्स टू। जा देखो इसमें एल की वैल्यू जा निकालिए तो क्या आया, ये एल 3 है तो क्या हुआ, एल इक्वल टू 3 है, तो इस केस में एल इक्वल टू 3 के लिए एफ आएगा, तो कौन सा ये हुआ, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ सबशेल हो गया। फिर एम तो ठीक है, तो इसी का कोई ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4 5 6, जिसमें -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, इन्हीं में से कोई ना कोई ऑर्बिटल होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबशेल में जाएगा तो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, अगर किसी भी एटम में ध्यान रखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी सबशेल में जाएगा तो पी ब्लॉक, अगर एफ सबशेल में जाएगा तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट, और डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। लेकिन एस और पी ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में तो जाता है लेकिन एस सबशेल वैलेंस शेल का होता है, पी ब्लॉक में भी एस सबशेल वैलेंस शेल का होता है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में एस सबशेल वैलेंस शेल या लास्ट शेल का नहीं होता, वो पेनल्टीमेट शेल, मतलब सेकंड फ्रॉम लास्ट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट जिस जब सबशेल में जाता है तो एफ ब्लॉक सबशेल जो होता है वो वैलेंस शेल लास्ट शेल नहीं होता है, सेकंड लास्ट शेल भी नहीं होता, वो थर्ड फ्रॉम लास्ट होता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो आई थिंक क्लियर है, ये एफ सबशेल में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 9th वन, 8th में अगर हम देखें तो 8th में when 3D orbital is complete then new electron will enter, कहाँ जाएगा, 3D n+l रूल के अकॉर्डिंग 3D आपका कंप्लीट हुआ, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऑर्डर पे n+l रूल फॉलो करेंगे। 4s में तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 3D पूरा 10 हो गया, अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4p में जाएगा। मैंने कहा लिखने का ऑर्डर आप वही रखिएगा शेल के अकॉर्डिंग, लेकिन नंबरिंग जो होगी वो यहाँ पे आपका क्या हुआ, जैसे आर्गन 18 हुआ, आर्गन 18 होगा ना, 19th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, 20th यहाँ जाएगा, फिर 10 इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे, तो उसने बोला है डी जब कंप्लीट हो गया तो न्यू इलेक्ट्रॉन डी के बाद इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा अकॉर्डिंग टू n+l रूल। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग n+l रूल से होगी, लेकिन ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर n+l रूल से नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर। एफ, इसमें एफ सबशेल आ गया, जिसको नहीं समझ में एफ सबशेल, जो सबशेल आएगा उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा एस ब्लॉक, पी सबशेल में जाएगा पी ब्लॉक, यहाँ पे एफ सबशेल आया इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। सेकंड डीपीपी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 10th वन यहाँ पे है, 9th अपन ने दे दिया था, 9th भी इसमें मेरे पर लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 9 डीपीपी में 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सब ऑर्बिटल इन द पोटेशियम। पोटेशियम का कॉन्फिगरेशन अगर लिखें तो क्या आएगा, Z19 होगा,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गया। 4s1 ये आएगा। 19th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट मतलब लास्ट ऑर्बिटल, तो ये आया आउटर मोस्ट मतलब लास्ट। तो लास्ट सेल का ऑर्बिटल ये हुआ। एन की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? 4, एल की वैल्यू एस के लिए 0। एस में बताया था सब शेल ऑर्बिटल सेम होते हैं, तो एम भी 0 आ जाएगा। एस प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, या माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें एल 1 है, पी सबशेल होगा नहीं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा। यहाँ पे एल भी 1 है, एल 0 ये ठीक है। एम 0 हो सकता है लेकिन यहाँ पे एम +1 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा? एल सबशेल के लिए एम, एस सबशेल और ऑर्बिटल एक ही होते हैं, राइट। तो एस के लिए अगर एल 0 है तो कौन सा सबशेल हुआ? एस सबशेल हुआ ना। और एस सबशेल में ऑर्बिटल दोनों एक ही होते हैं। नेक्स्ट 12th इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, 12th क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आएगा, राइट। 12th में ऑर्बिटल विच विद द ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे किसमें होंगे? ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल विद द ओरिएंटेशन ऑफ अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस पे लोब किस ऑर्बिटल में होते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बताया था ना ऐसे, राइट। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर। ऐसे भी देख सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, आपका एक लोब एक्स एक्सिस पे आएगा, एक लोब पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। इसका साइन ऑफ फंक्शन भी निकालना बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। इसका प्लस साइन आएगा, इसका भी प्लस साइन आएगा, इसका माइनस साइन आएगा, इसका माइनस साइन आएगा। एक्सियल डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट 13 की अगर बात करें तो इसमें डी ऑर्बिटल हैज हाउ मेनी लोब एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर? 4 लोब। किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ लोब्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ लोब्स इन डी ऑर्बिटल या किसी भी ऑर्बिटल में, इन एनी ऑर्बिटल, राइट। 12 बताया था, एनी ऑर्बिटल चाहे वो एस हो या पी हो या डी हो, इक्वल टू 2l एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। क्योंकि डी जेड स्क्वायर एक ऑर्बिटल नहीं है, 2 ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है, इसको इसको छोड़ दिया। क्लियर? बात समझ में आई, राइट। नेक्स्ट अप टू 13 में हो गया। नेक्स्ट 14 जो है, विच ऑफ द नंबर ऑफ सबशेल इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, क्लियर। तो विच व्हाट इज द नंबर ऑफ सबशेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में? कितने टोटल नंबर आएंगे? 3 आएंगे। वो कौन कौन से होंगे? 3 ही तो आएंगे। ये शेल नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल, तो टोटल सबशेल इसमें भी कितने आएंगे? टोटल सबशेल 3 आएंगे, इक्वल टू n बोलते हैं ना, वो 3 हो गए। वो कौन, वो उनकी वैल्यू कौन कौन सी होगी? 0, 1 एंड 2 यही आएंगे। 0 मतलब 3s मींस 3p एंड 3d, अलग नाम डिजिग्नेट करें, राइट। नेक्स्ट 15, how many electrons with h equal to 2 will be there in an atom having atomic number 23? atomic number 23, ठीक है। तो अब इसको देखें, एटॉमिक नंबर 23 पे कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 23। कॉन्फिगरेशन लिखिए 23 का पहले, राइट। क्या आएगा 23 का एटॉमिक नंबर?
x कोई एलिमेंट है, 23 वैसे बताओ कौन सा एलिमेंट हुआ, बता सकते हो? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम आएगा एटॉमिक नंबर 10। खैर मैंने उसकी वहां पे पूछा नहीं गया, वेनेडियम में होगा, ठीक है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18, फिर 4s2 3d3, ये आया। अब उसने बोला है कि, अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, ये कॉन्फ्यूजन होगा। अब उसने पूछा है कि L इक्वल टू 2 के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विद L इक्वल टू 2 देयर इन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 23। तो यहाँ पे राइट, तो L इक्वल टू 2 के लिए कौन सा सबशेल आया? L इक्वल टू 2 के लिए कौन सा सबशेल हुआ? कौन सा सबशेल हुआ? डी सबशेल हुआ, नहीं हुआ? तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल कितने हुए? 3 हुए इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो आंसर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है। देखिए यही आ रहा है ना 3। क्लियर? नेक्स्ट 15 के बाद 17 तो मैंने पिछली क्लास में कवर ही कर लिया था, 17 बता ही दिया था आई थिंक पिछली क्लास में। ओके 19 देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्वेश्चन। यहाँ पे maximum number of electrons in a subshell having same value of spin quantum number is given by, तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। तो जब देखिए कोई भी सबशेल ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम होते हुए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, जितने उसमें ऑर्बिटल होंगे। जैसे पी सबशेल ले लिया तो पी सबशेल में सेम स्पिन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 3। डी सबशेल में सेम स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेम स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये आप डाउनवर्ड डाल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पिन एक आध डाउनवर्ड होगी तो सारे आपके, तो जितने ऑर्बिटल है उतने ही आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विथ सेम स्पिन, maximum number of electron with same spin in an orbital in an subshell, तो कितने हुए in an subshell, और in an orbital नहीं, in a subshell, right? तो ये in a subshell कितने हो गए, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल हैं उतने ही तो आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे निकालते हैं किसी सबशेल में, 12 + 1, यही तो आता है। किसी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, किससे निकालते हैं, 12 + 1। इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबशेल में वो 2 × 12 + 1, तो ऑर्बिटल लिया आएंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा गया वहां पे क्वेश्चन में, राइट? यही पूछा गया है वहां पे क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछा गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ स्पिन, दैट इज 12 + 1, राइट? क्लियर? तो ये आएगा, राइट? तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट 20 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है कि
2 इलेक्ट्रॉन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके क्वांटम नंबर्स फॉलोइंग है, ये वाले, ठीक है, ये है और ये है। तो आप कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक्स एंड वाई हैज सेम एनर्जी, एक्स एंड हैज ग्रेटर एनर्जी देन वाई, तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन से लिखिए, ये थर्ड सेल, ये चारों क्वांटम नंबर वैल्यू गिवन है, तो इससे इसका और सब शेल डिजिग्नेट करें। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सब शेल कौन कौन सा हुआ, 3, L की वैल्यू 2 है तो D हुआ, ऑर्बिटल इन्हीं में से कोई होगा, इसका डिजिग्नेशन करें तो 3s हुआ, राइट। n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 3s आएगा, 3p, ठीक है, 1s सॉरी, ये 2s 2p 3s 3p, राइट, और क्लियर। तो अगर हम वैसे एटम में देखें तो ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर, तो आप देखो 3d इधर आएगा, उसके बाद आएगा ना 3d, और यहाँ पे 3s पहले आ गया, तो ये इसको x बताया गया, इसको y बताया गया, राइट, ये y है। अब देखिए x एंड y सेम एनर्जी लेवल, गलत हो गया, x हैज ग्रेटर एनर्जी देन y, सही है, x यहाँ पे कौन है, 3d है, जिसकी एनर्जी आपकी y से ज्यादा होगी, बोलिए। फिर x हैज लेस एनर्जी, ये गलत हो गया, x एन रिप्रेजेंटेड बाय सेम इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट n+l रूल, 3d हैव हायर एनर्जी लेवल देन 3s, राइट, क्लियर, बात समझ में आई। राइट, इसमें कुछ एंगुलर नोड और नोडल प्लेन वगैरह जो आए हैं, इनको वैसे आप वहां पे केवल मैं फॉर्मूला बता देता हूं, जिसमें जो है एंगुलर नोड्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जब भी किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बोले जाएं, एंगुलर नोड्स होता क्या है, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में बताएंगे, दैट इज इक्वल टू L, जो उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी यही होता है, नंबर ऑफ नोडल प्लेन बताया था, इज इक्वल टू L, ठीक है, और नंबर ऑफ नोड्स, नोडल जो आपको बोलते हैं, और एक होता है नंबर ऑफ लोब्स इन एन ऑर्बिटल, दैट इज इक्वल टू 2L, ये फॉर्मूले होते हैं। कोन नहीं होगा, नोडल कोन केवल dz स्क्वायर में होगा, इसीलिए बोलते थे एक्सेप्ट dz स्क्वायर, एक्सेप्ट dz स्क्वायर, ये वाला केस, एक्सेप्ट dz स्क्वायर, इसमें भी एक्सेप्ट dz स्क्वायर, ये राइट, नोडल कोन केवल dz स्क्वायर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डीपीपी आप करेंगे और उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंगुलर नोड्स होता क्या है, ये सब डिटेल में आपको फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में बताया जाएगा। मैंने पूरा पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का कवर नहीं किया है, मेरे जो काम का था ऑर्बिटल और सबशेल वही मैंने लिया है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें एक और भी टर्म आता है, वो भी मैं एक बता देता हूँ, दैट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाए तो जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, दैट इज अंडर रूट nn+2, nn+2,
ये यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन, बी हम बोलते हैं, वेयर एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जिस एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर स्पीसीज के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसे डायमैग्नेटिक स्पीसीज बोलते हैं। अगर किसी भी एटम या स्पीसीज के पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक एटम या स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक स्पीसीज विद 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो उसे क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस with at least 1 unpaired electron, with at least 1 unpaired electron, तो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। बात समझ में आई? तो जैसे बोला जाए कौन कौन से स्पीसीज डायमैग्नेटिक है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लीजिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां 0 आएंगे तो डायमैग्नेटिक, अगर एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, राइट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। जैसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √3 आएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √8 आएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √15 आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा और वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। बीएम इज अ यूनिट, बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, ये यूनिट है जिसको बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, राइट। ये इसका मतलब है बोहर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, राइट। क्लियर? बात समझ में आई? तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। क्लियर? ओके। हेलो, ओके। तो नाउ टुडे क्लास इज ओवर, मीट यू नेक्स्ट क्लास। अटेम्प्ट 3rd डीपीपी वो मैंने आपसे शेयर की है, 3rd डीपीपी एंड 4th, तो अभी आप 3rd अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज अ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया है, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन देखोगे जहां पे फुलफिल्ड हाफ फिल रूल नहीं लग रहा है, वो डीजनरेसी का केस है जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ केसेस आप देखोगे, आपको लगेगा 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, यहाँ पे फुलफिल्ड हाफ फिल रूल नहीं लगा, तो वो डीजनरेसी का केस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर वी switch over to next chapter, that is the periodic properties and periodic table. Okay, all right, okay. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, meet you next class.
थैंक यू।